सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जुड़े हुए रीसेंट डाटा को पढ़ा। भारत कहाँ स्टैंड करता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और जनसंख्या के मामले में आज विश्व के मुकाबले हमने समझा। भारत ही आज़ादी से लेकर के अब तक कहाँ पहुँचा, इस ट्रेंड को भी हमने समझा। हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के सारे कॉजेज़ समझे और आज हम समझेंगे उसके इम्पैक्ट, यानी कि क्या है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत खूबसूरती से आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं। पहला है द हेल्थ इश्यूज़। जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, देखिए जब अभी कोरोना हुआ था तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, गवर्नमेंट हमेशा इस चीज़ को लेकर के वरीड रहती थी कि जहाँ भी पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि घनत्व ज़्यादा है जनसंख्या का, वहाँ पर उसके आउटब्रेक के चांसेस ज़्यादा रहते थे कोरोना के। क्यों? क्योंकि वो एक फैलने वाली बीमारी थी। इट इज़ अ कंटेजियस डिसीज़, एक से दूसरे तक जाती थी। तो नेचुरली फिर वो जितनी घनी आबादी होगी उतनी तीव्रता से, उतनी तेज़ी से फैलेगी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में ये माना जाता है कि जिस भी देश में, जिस भी इलाके या समुदाय में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है, वहाँ पर बीमारियों के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट, एक से दूसरे में उसके फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड, जहाँ पर भी पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर वेस्ट क्रिएशन ज़्यादा होगा, बीमारी पैदा होने के कारण ज़्यादा होंगे। सेकंड, इसका सीधा एग्जांपल है स्लम्स। स्लम्स इसी बात से जाने जाते हैं कि उनका जो मेन मीनेस है वो उनकी पॉपुलेशन है। बहुत ही कम एरिया में बहुत ही हैवी डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। यही कारण होता है उस वेस्ट क्रिएशन का जो उतने एरिया के लिए मैनेजेबल ही नहीं है। वो वेस्ट ही में रहते हैं और वेस्ट ही क्रिएट होता रहता है फर्दर, और एक नॉन सैनिटेशन एटमॉस्फेयर में ही बीमारियां पैदा होती हैं। फिर उन्हीं की वो बीमारियां उनके वाया जब वो दफ्तरों में या लोगों के घरों में काम करने जाते हैं सब तक फैलती हैं, तो बीमारी का स्प्रेड ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ द सेकंड थिंग कि आप वेस्ट ज़्यादा क्रिएट करते हैं, वेस्ट कंसंट्रेट ज़्यादा होता है और वही ओरिजिन प्लेस बनता है बीमारियों के पैदा होने का। सो हेल्थ इशू। तीसरा एस्पेक्ट, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी रिसोर्सेज की, ख़ास तौर पर पीने वाले पानी की, और क्योंकि वेस्ट भी उतना ही क्रिएट हो रहा है तो कंटेमिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं ज़्यादा जनसंख्या से। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहेगी। आप कोई भी कंट्री को एक लिमिट से बाउंड करते हैं, क्योंकि कोई भी नेशन एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र नहीं कर सकता इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रीटमेंट। हर कंट्री की अपनी लिमिटेशंस हैं। कोरोना ने ये दिखाया। हम हमेशा मानते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि इटली में बहुत ज़्यादा मौतें हुई, बेअंत अमेरिका में हर दिन के हिसाब से लाखों की तादाद में मौतें हुई। क्यों? क्योंकि तब ये पता लगा कि वो टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे थे, बहुत बेहतर थे, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही होंगी, लेकिन वो तैयार ही नहीं थे इस चीज़ के लिए कि उनके पास इतनी तादाद में मरीज़ आ जाएंगे। यानी कि बेड कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत स्ट्रांगली लैग कर रहे थे। इसलिए भारत जैसे मुल्क के बारे में ये माना जाता था कि अगर भारत में कहीं ये हो जाए तो भारत तो उनके मुकाबले फिर कहीं खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कई धार्मिक संस्थान, कई सोशल इंस्टीट्यूशंस और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क, डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ केयर नेटवर्क एंड नेशनल लेवल हेल्थ केयर नेटवर्क उनसे ज़्यादा रॉबस्ट प्रूव हुआ और जल्दी वैक्सीनेशन भी हुई और ट्रीटमेंट भी हुआ। सो कुल मिलाकर के ये डिपेंड करता है कि एक कंट्री की लिमिट कितनी है आपको हेल्थ सर्विसेज ऑफ़र करने की, और पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी लिमिट एक्सीड होगी तो बीमारियां और शरीर से जुड़ी हुई समस्याएं उतनी ज़्यादा होंगी, अनअटेंडेंट पेशेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी सोसाइटी में हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप है इसकी आप जनसंख्या को नियंत्रण में लाएं। अनियंत्रित जनसंख्या में आप एंडलेसली गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जीडीपी का एक शेयर बढ़ाते बढ़ाते बजट में हेल्थ सेक्टर को देते चले जाए। ऐसा कहा जाता है कि भारत अगर जीडीपी का 6% अपने हेल्थ सेक्टर में लगाए तो हेल्थ सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बट द थिंग इज़
वो 6% किसी एक जनसंख्या के साइज़ के लिए ही ढंग से काम कर सकता है। आप अनलिमिटेड मैनर में पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो उस कंट्री में मेनेस आने तय हैं। हेल्थ इशू वही मेनेस होता है। सेकेंड एलिमेंट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी नौकरियां पाने की, और किसी भी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिट होती है। देखिए, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जब क्रिएट करते हैं उसके बेस में एक फैक्ट होता है, और वह फैक्ट यही होता है कि आप कितने रिसोर्सेज में वैल्यू एडिशन कर पाए। उस वैल्यू एडिशन को आप कितने हद तक वेजेस में कन्वर्ट कर पाए। कई बार वैल्यू एडिशन में वेजेस का शेयर कम भी होता है। हो सकता है आपने किसी भी रिसोर्स को टेक्नोलॉजी की मदद से ही वैल्यू ऐड करके एक प्रोसेस्ड यूनिट में बदल दिया। यानी कि आपके पास सपोज़ कीजिए कि आयरन ओर है, आपने रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और आपने उससे बहुत सारे इक्विपमेंट्स बना लिए। तो वैल्यू ऐड हुई, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनकम फॉर द ऑर्गेनाइज़र वेजेस नहीं मिल पाए। तो मेनली किसी भी सोसाइटी के अंदर ये नियम होता है कि वो सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को वैल्यू ऐड करे, उसे प्रोसेस करे, उसे इनकम में कन्वर्ट करे और रोज़गार पैदा करे। यही उद्देश्य होता है ताकि सबका विकास हो। रिसोर्सेज हम सब जानते हैं लिमिटेड है, और वैल्यू एडिशन करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। क्यों? हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होता है, पूंजी लिमिटेड होती है, हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़, एंटरप्राइजिंग एक्टिविटीज़ भी लिमिटेड होती हैं। तो ये दो चीज़ों की लिमिटेशन, लैंड भी लिमिटेड होता है। जब ये तीन चीज़ें लिमिटेड हैं तो आप अनलिमिटेड वेजेस या अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। सो इसलिए व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज़ लिमिटेड, और एम्प्लॉयमेंट जो लोग खुद को ऑफ़र कर रहे हैं काम करने के लिए, उन्हें काम मिलना चाहिए। ये परिस्थिति नहीं एग्जिस्ट कर पाती अगर जनसंख्या एक लिमिट के आगे चला जाए। भारत इसी समस्या से जूझ रहा है। आज बड़े पैमाने पर भारत में वो लोग हैं जो रोज़गार मांग रहे हैं, यानी कि आज हमारी वर्कफोर्स अप्रॉक्स 500 मिलियन के अराउंड है। 500 मिलियन जनसंख्या जो कि काम-काज मांग रही है, ये बड़ी बात है। लगभग 50 करोड़ लोग, दुनिया भर के कई मुल्क इसकी आबादी के घेरे में आ जाएंगे। अमेरिका की अभी मौजूदा जनसंख्या 34 करोड़ है, और आपकी 50 करोड़ जनसंख्या सिर्फ काम ही मांग रही है, इट इज़ इन द वर्क फोर्स। ऐसे में उसे काम देने के लिए उतने रिसोर्सेज होने ज़रूरी हैं, और वो नहीं हो सकते अगर आप जनसंख्या पर समय रहते नियंत्रण ना पाएँ। फिर रोज़गार का कंसेप्ट जब आता है तो एक चीज़ और आती है कि एम्प्लॉयमेंट शुड बी गेनफुल एंड प्रोडक्टिव। इस तरह से अगर पॉपुलेशन अनलिमिटेड सेंस में बढ़ती चली जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी डिप्रिशिएट कर जाएगी, एम्प्लॉयमेंट के तहत मिलने वाले वेजेस धीरे धीरे नॉन बेनिफिशियल हो जाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट किसी मैनर में गेनफुल और प्रोडक्टिव नहीं रह पाएगी। इससे आपका जीवन स्तर गिरेगा। एम्प्लॉयमेंट का पर्पज़ होता है लिविंग स्टैंडर्ड को इन्हांस करना, बट आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, स्टिल आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिग्रेड हो रहा है। इसका मतलब कि वो सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को इस मैनर में प्रोसेस नहीं कर पा रही कि वो रिसोर्सेज एक गेनफुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएँ। और ये इसीलिए हो रहा है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप गेनफुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, रोज़गार से इसे सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण में आए। कोई भी सोसाइटी अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। गरीबी, देखिए, जब अधिक से ज़्यादा जनसंख्या हो तो उसका सीधा नतीजा ये होता है 2 लेवल पे। पहला, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे वेलफेयर प्रोग्राम्स लोगों को क्वालिटी मैनर में कवर नहीं कर पाते। क्वालिटी मैनर में जैसे कि सरकार एजुकेशन प्रोग्राम चलाएगी, बट पॉपुलेशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि वो एजुकेशन क्वांटिटी को सर्व कर पाएंगे पर क्वालिटी को उतना सर्व नहीं कर पाएंगे। टीचर टू पीपल रेशो हमेशा बिगड़ी हुई रहेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और बहुत ही कम टीचर। स्कूल्स हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर से लैक ही होंगे, कभी बोर्ड नहीं होंगे तो कभी बेंचेस नहीं होंगे, कभी कमरे नहीं होंगे तो कभी टॉयलेट्स नहीं होंगे, कभी चौक नहीं होंगे तो कभी डस्टर्स नहीं होंगे। अक्सर किताबों की कमी रहेगी। समय रहते टेक्नोलॉजी का जो बदलाव लर्निंग में आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। मोबाइल, लैपटॉप ये पढ़ाई की ज़रूरतें बन चुकी होंगी पर उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाई होंगी।
तो वो नेचुरली दूसरों के मुकाबले कम लाइफ चांसेस, कम लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर पा रहे होंगे, तो वो पिछड़े ही रहेंगे। तो एक तरफ तो सरकार के किए हुए प्रयास कमज़ोर पड़ते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उन सबको टैकल करना है, और दूसरी तरफ जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो तो किसी चीज़ की डिमांड भी उतनी बढ़ जाती है। हर कोई चाहता है कि विकास के लिए शिक्षा ज़रूरी है, हमें शिक्षा मिले। अब जिस चीज़ की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी और प्राइवेट सेक्टर अगर उसे डील करे तो वो मार्केट मैकेनिज़्म पे काम करेगा, वो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो नेचुरली एजुकेशन डियर हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। अगर आपको वो क्वालिटी सेंस में चाहिए तो फिर नेचुरली बहुत ही कम लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे। और भारत जैसा देश या दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं तो शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा आधार बनती है। लर्निंग, जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो कई बार दिमाग में ऐसा आ भी जाता है कि एजुकेशन का मतलब कोई पर्टिकुलर डिग्री कर लेना या कुछ भी। देखिए, लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, मेन एलिमेंट इज़ लर्निंग। कोई भी फील्ड में आप लर्न करें, कोई वोकेशनल कोर्स लर्न करें, आप कोई रिसर्च की तरफ चले जाएं या कोई स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्किल्स आप इनकलकेट करिए, द मेन एलिमेंट इज़ एजुकेशन इज़ टू क्रिएट लर्निंग इन यू। दैट लर्निंग इज़ द बेसिक क्राइटेरिया सो दैट आप उस देश में क्रिएट हो रही वेल्थ से अपने लिए भी वेल्थ जुटा पाएँ। तो अगर एक व्यक्ति अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बदलना चाहता है, अपने जीवन स्तर को बदलना चाहता है, तो ये मैंडेटरी कंडीशन है कि वो शिक्षित होना चाहिए। और शिक्षा राज्य के स्तर पर यदि दी जा रही है तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी बेअंत, कवरेज कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर जनसंख्या अनलिमिटेड बढ़ रही है, और अगर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दी जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा डियरर होगी और हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और इसी अशिक्षा में रहते हुए, शिक्षा के अभाव में आप अपने लिए एसेट्स और वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो गरीबी का एक चक्र चलता रहेगा, पॉवर्टी का एक चक्र चलता रहेगा, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का जो एकमात्र रास्ता था वो अधिक जनसंख्या के कारण आपके लिए बंद हो गया। यही पॉवर्टी का चक्र फर्दर इलिटरेसी को और बढ़ाएगा। एक बार जब आप गरीबी में आ जाते हैं तो आप एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर पाते। शिक्षा महंगी है, हर कोई चाहता है कि उसे मिले क्योंकि वो जानता है जीवन इसी से बदलेगा। यही चीज़ शिक्षा को और महंगा बनाती है। राज्य की लिमिट्स रीच कर चुकी होती हैं क्योंकि कोई भी स्टेट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो उन्हीं रिसोर्सेज से आपको सर्व कर सकता है। इसका सीधा उदाहरण है हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1992 में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा गया कि देश तब हायर एजुकेशन को यूनिवर्सल करेगा जब देश के पास उतने आर्थिक संसाधन होंगे। तो हमारे देश के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल और कंपलसरी किया है, लेकिन कहीं पर भी हायर एजुकेशन को यूनिवर्सल और कंपलसरी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि स्टेट इकोनॉमिकली कैपेबल नहीं है लोगों को कंपलसरी हायर एजुकेशन अफोर्ड कराने के लिए, देने के लिए। क्यों? क्योंकि देश इस सच को जानता है कि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। जब वो ऑफ़र ही नहीं कर सकता वो चीज़, तो उसको फंडामेंटल राइट में कमिट भी नहीं किया जा सकता। इसलिए क्योंकि फंडामेंटल राइट की सैंक्टिटी इरोड हो जाएगी। आपने अगर किसी चीज़ को कमिट किया है किसी राइट के अंदर, और राइट्स बहुत ही सेक्रेड हैं, और अल्टीमेटली आप उसे प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, तो उसकी सैंक्टिटी इरोड हो जाती है। तो इसी तरह से इंडिया एज अ नेशन लिमिटेड रिसोर्स रखता है। दुनिया की हर कंट्री वो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस हिसाब से आप अनगिनत जनसंख्या को शिक्षा नहीं दे सकते, अनगिनत जनसंख्या को चिकित्सा नहीं दे सकते, और ये दोनों भारी चीज़ें हैं किसी को गरीबी से निकालने या गरीबी में ढकेलने के लिए। ये मिल रही हैं तो वो गरीबी से बाहर आएगा, ये नहीं मिल रही तो वो गरीबी में जाएगा, और गरीबी फर्दर इन दोनों को इन्हांस करती है। गरीबी अशिक्षा को बढ़ाती है और गरीबी ही सेहत की उपलब्धता को घटाती है, हेल्थ अवेल नहीं हो पाती। तो पॉवर्टी इज़ अ मेजर कंसर्न ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। जितनी अधिक जनसंख्या उतने कम अवसर रोज़गार के, जितने कम अवसर रोज़गार के उतनी कम आमदनी, जितनी कम आमदनी उतनी कम अफोर्डेबल एजुकेशन। दूसरा, जितनी अधिक जनसंख्या उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां सरकार पे, जितनी अधिक जिम्मेदारियां सरकार पर उतनी ही कम रीच सरकार की लोगों तक, उतनी ही कम रीच होगी सरकार की, क्योंकि सरकार कई तरह की चीज़ें प्रोवाइड करने में बाउंड है। सरकार को आपको भोजन भी तो देना है,
तो सबसे पहले सरकार आपको एजुकेशन देगी या फूड सब्सिडी देगी? सरकार को अगर पैसा दे करके 2 सेक्टर ज़िंदा रखने हैं, एक एजुकेशन, हेल्थ और दूसरा एग्रीकल्चर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और सरकार को कहा जाए कि एग्रीकल्चर और पीडीएस और हेल्थ और एजुकेशन में से कोई एक चुनो, मैं आप ही को कहता हूँ, आप किसे चुनेंगे? आप एग्रीकल्चर और पीडीएस को चुनेंगे डेफिनेटली। पहले लोग ज़िंदा रखने ज़रूरी हैं। ज़िंदा रहेंगे तो शिक्षा मिलेगी, ज़िंदा रहेंगे तो इलाज लेंगे। अब ज़िंदा ही ना रहे तो क्या लेंगे? यही कारण है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे थ्रस्ट दिया। यही कारण है कि थर्ड 5 ईयर प्लान में वापस फिर एग्रीकल्चर पे थ्रस्ट दिया। यही कारण है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि एग्रीकल्चर ही पे थ्रस्ट दिया। क्योंकि एग्रीकल्चर जब तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता था, जब तक लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं इंश्योर होती, तो बाकी एजुकेशन और हेल्थ की सिक्योरिटी कहाँ से आ जाएगी? पहली प्रायोरिटी किसी भी नेशन की वही रहती है। और ओवर पॉपुलेशन किसी भी नेशन के रिसोर्सेज को लिमिट करते हैं, गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ को लिमिट करते हैं, उनकी रीच को लिमिट करते हैं, और नेचुरली वहीं से ये सारे नेगेटिव रिपरकशंस बिगन होते हैं कि लोग वल्नरेबल हो जाते हैं अपने लेवल पर वो चीज़ें अवेल करने के लिए, और उनकी उतनी सक्षम, वो उतने कामयाब होते नहीं उन्हें अवेल करने में। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर हमारे देश में लिटरेसी रेट में महिलाएं का लिटरेसी रेट कम है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में उतनी सक्षम नहीं है। सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि उन्हें अब तक एम्पावर किया नहीं गया, तो सरकार को अब उन्हें रीच करना है। सोचने वाली बात है। तो ओवरऑल किसी भी एक सोसाइटी में जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है, जो कि मेजॉरली एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, ओबीसीज और महिलाएं हैं, ये अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ही मेनली गरीबी को रिफ्लेक्ट करता है। और ये सेक्शन बड़ा टिपिकल है। ये अशिक्षा से जुड़ा होगा, बेरोज़गारी से जुड़ा होगा, सेहत में कमज़ोर होगा, और यही साइकिल है इनका जो कंटिन्यूअस रहता है। तो ये सारे फैक्टर आपस में एसोसिएटेड हैं। तो जनसंख्या अगर इस सेक्शन में बढ़ती चली जाएगी तो ये सारे इंसिडेंट्स और इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। किसी भी परिवार को सशक्त करने के लिए, आर्थिक तौर पे खुशहाल बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है। लॉलेसनेस, देखिए कोई भी सोसाइटी है वो अपने लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम क्यों बनाती है, उसका पर्पस क्या है, इसको ध्यान से समझिए तो सारे फैक्टर अच्छे समझ आएंगे। देखिए इंडिविजुअल्स की एक टेंडेंसी रहती है हमेशा कि वो ये चाहते हैं कि वो अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट करें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिविजुअल अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट कैसे कर सकता है? सपोज़ कीजिए कि प्लेनेट अर्थ एग्जिस्टेंस में आया, और सपोज़ कीजिए कि उसमें आप भी एग्जिस्टेंस में आ गए एज एन इंडिविजुअल। अब आप अपने लिए रोज़ फूड भी खुद ही एकत्रित कर रहे हो, अपने लिए क्लोथिंग का प्रबंध भी खुद ही कर रहे हो, अपने लिए हाउसिंग का प्रबंध भी खुद ही कर रहे हो। ये सारी चीज़ें अगर आप खुद ही कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो प्रबंध है आप ही कर रहे हो, तो आप इनमें से कुछ भी बेहतरीन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। बड़ा मुश्किल ही गुजारे लायक कुछ किसी तरह से रोज़ का खाना जुटा पाएंगे, गुजारे लायक कि किसी तरह से कुछ कपड़े, कुछ घर के लिए ज़मीन और कुछ यातायात का साधन। ऐसे में आप ये चाहेंगे कि आपको ये सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लेवल पर चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है? तो सपोज़ कीजिए कि अगर ये सारे इंडिविजुअल एवरीडे अपने लिए ये सब कुछ इंडिविजुअली कर रहे हैं, अगर ये सारे के सारे एक ग्रुप में आ जाएं, तो ये सारे एक एक काम अगर अपने लेवल पर एक एक दिन में करें, तो ये एक तो उसे परफेक्ट भी करेंगे और वो काम बाकियों के लिए भी उपलब्ध होगा। तो हो सकता है कि इस पर्सन 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फूड प्रोडक्शन हो, पर्सन 2 की क्लोथिंग हो, पर्सन 3 की हाउसिंग, पर्सन 4 की ट्रांसपोर्टेशन। तो सोसाइटी इस तरह से एग्जिस्टेंस में आती। इंडिविजुअल्स की टेंडेंसी होती है कि वो ग्रुप में आते हैं, क्योंकि उससे सिक्योरिटी इन्हांस होती है, सेफ्टी इन्हांस होती है, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होता है। आप अपनी पॉपुलेशन को एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप की पॉपुलेशन, जैसे कि जानवरों के मुकाबले आप अपनी जनसंख्या को ज़्यादा स्थिर कर पाते हैं। देखिए संतान को जन्म देने का एक उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि आपको अपना वंश आगे बढ़ाना। संतान को जन्म देने का जो बड़ा और ऑर्गेनिक कारण है वो है अपनी प्रजाति को ज़िंदा रखना। सपोज़ कीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में 6 ही लोग हैं और वो गांव जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। ज़्यादा दिन तक वो 6 लोग भी बच नहीं पाएंगे, कोई ना कोई जंगली हाथी या जंगली शेर उन्हें खा जाएगा। तो उससे बचने का तरीका क्या है?
आप अपनी आबादी बढ़ाएंगे। आपकी आबादी जब बढ़ जाएगी तो शेर हाथी आपसे डरेंगे। तो कोई भी जीव है वो अपनी पॉपुलेशन को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, कॉलोनाइजेशन करता है। क्यों? क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू अदर लिविंग बींग्स अपने आप के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाना चाहता है। तो तभी आबादियाँ बढ़ाई जाए। चींटियाँ कहीं आएंगी, हमेशा अपनी आबादी बढ़ाएंगी। चूहे आएंगे, आबादी बढ़ाएंगे। मधुमक्खियाँ आबादी बढ़ाएंगी। कोई भी है वो अपनी आबादी बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के एक इंडिविजुअल को अगर हम कंसिडर करें तो वो ग्रुप में इसलिए आता है, अपने लिए वो सेफ सिक्योर एटमॉस्फेयर अचीव करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करता है, और फिर इसी मुताबिक वो नियम कानून, अब ये सारे के सारे अपने अपने असाइंड टास्क को निभाएं, रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करें, पानी एक दिन में कौन कितना लेगा, फूड किसको कितना मिलेगा, कौन सबके लिए नियम बनाएगा, कौन किसकी पालना करेगा, ये सारा मैटर ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है। तो कोई भी एक ग्रुप रूल एंड रेगुलेशन की तरफ बढ़ता है, वो नियम कानून बनाते हैं। तो जब सोसाइटी खुद के लिए नियम कानून बनाने लगती है, पॉलिटिक्स एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो आप हमेशा अपने लिए नियम कानून का एक समाज बनाते हैं। आपकी वो पॉलिटिक्स का पर्पस आपके लिए एक बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड अरेंज करना है। तभी तक आप उस पॉलिटिकल सिस्टम में फेथ रख पाते हैं, तभी तक आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी तक आप उसको अबाइड भी करते हैं, जब तक आप अपना विकास उससे देख रहे हैं। लेकिन जब वो पॉइंट आ जाएं कि ना तो वो पॉलिटिकल सिस्टम आपकी कोई बेटरमेंट दे रहा है, ना सेफ्टी सिक्योरिटी, ना ही कोई फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक एटमॉस्फेयर, कोई फ्यूचर प्रॉमिस, तब आप डिफाई करने शुरू करते हैं, अबाइड करना बंद कर देते हैं। तो फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम फोर्स का यूज़ करते हैं। तो जिस भी किसी सोसाइटी में पॉपुलेशन लिमिट्स के बाहर हैं, वो सोसाइटी यानी कि वो नेशन, यानी कि वो पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज़ द स्टेट, तो वो स्टेट अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में चूकता है, हेल्थ सर्विसेज देने में चूकता है, एजुकेशन देने में चूक जाता है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देने में चूक जाता है। ऐसे में वहाँ के युवा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। यूथ में एजिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। यही एजिटेशन, यही फ्रस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों को बिगाड़ता है। लगातार डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, लगातार प्रोटेस्ट होते हैं। फिर बहुत तेज़ी से इंसिडेंट्स बढ़ते हैं थेफ्ट के, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, बहुत तेज़ी से इंसिडेंट्स बनते हैं ट्रैफिकिंग के, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन्स की ट्रैफिकिंग, ड्रग्स अब्यूज़, सब्सटेंसेस की ट्रैफिकिंग। ये सारे इंसिडेंसेस के इन्हांस होने का कारण है कि आपके देश में अथाह जनसंख्या है लोगों की जो काम करने की उम्र में है और वो काम मांग रहे हैं। स्टेट में कैपेबिलिटी नहीं है उनको उनके मुताबिक काम दे पाने की। तो अब टेंडेंसी क्या होगी लोगों में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्या करेंगे? तो वो सारे यूथ लड़के क्या करेंगे, मिलके अपना एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग बनाएंगे। और उस ऑर्गेनाइज्ड गैंग का काम क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को जन्म देना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में वो फिरौती मांगेंगे, वो किडनैपिंग्स करेंगे, सुपारियाँ मांगी जाएंगी लोगों की, और कई तरह की चीज़ें, वो वेपन्स की ट्रैफिकिंग करेंगे। तो दुनिया भर में आज मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने ISIS भी देखा, आपने तमाम संगठन देखे, उनमें काम कर रहे जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उम्र क्या है उनकी पता कराइए, और वो एजुकेटेड भी हैं। क्यों? उनकी एस्पिरेशंस फुलफ़िल नहीं हो पा रही, और एस्पिरेशंस यूथ में तेज़ी से बढ़ रही हैं। डू यू नो व्हाई? एस्पिरेशंस बढ़ने का कारण एक्सपोज़र। आज एक ज़माना हुआ करता था, आपको रेयर ही इन्फॉर्मेशन थी कि अमेरिका में यूथ कैसा है और यूरोप में लाइफ कैसी है। आज ऐसा नहीं है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि मैं एक्सपोज़र के लेवल पे हाई रहा हूँ। इंडिया के तकरीबन हर स्टेट में मेरे फादर का ट्रांसफ़र होता रहा, हमने रहे हैं। मैंने कस्टम कल्चर मैंने डीपली देखा है। विदेशों से हमारे रिश्ते पुराने रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी करता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जब तेज़ी से OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लेने शुरू किए लोगों ने, हमने भी लिए, उस दौरान जो एक एक्सपोज़र बढ़ा वेब सीरीज़ और बाकी कल्चर्स के वाया दूसरी दुनिया का, वो अलग ही था। हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज उन सोसाइटीज़ की ली। तो जब लोग एक सोसाइटी के बारे में जानना शुरू करते हैं, वहाँ पे युवाओं का लाइफ़स्टाइल, उनके अधिकार जानना शुरू करते हैं, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनमें एस्पिरेशंस का लेवल बढ़ता है। फिर वो उसे सेटिस्फाई करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे वो अपने मुल्क से, अपने देश से वो चाहते हैं। ना मिले तो एस्पिरेशंस पैदा हो चुकी हैं, पर अब वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये डिससेटिस्फैक्टेड पर्सनैलिटी ईदर मैनर यूज़ हो सकती है। आप इस एनर्जी को किसी मैनर में कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ये हुआ है।
और ये होता रहा है। तो यही समस्या है। तो इसलिए जब बैंडिट्री आई, जब डकैतियाँ हुई जिन इलाकों में, पता करिए क्यों हुई, वो क्या कारण थे उस समय में। आपको उसके पीछे कई कारण दिखेंगे। जाति प्रथा के कारण समुदायों को बेरोजगार रखना, उनकी औरतों का अपमान करना, सिस्टम के द्वारा उनको एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, डिग्निटी, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं दिया जा रहा, पर सिस्टम के द्वारा उनका दमन हो रहा है। आवाज़ उठाने पर पुलिस उनका दमन कर रही है, तो फिर डकैत बागी हो गए। वो बागी आदमी कौन होता है? बागी वो इंडिविजुअल है जो सिस्टम को डिफाई कर रहा है, तो वर्ड आ जाता है बागी। अब वो नहीं मान रहा चीज़ों को, तो अल्टीमेटली कितना समय लगा? 20 साल से ज़्यादा टाइम लगा कंट्रोल करने में। और क्यों लगा? क्योंकि वो सिर्फ अपने आप में डाकू नहीं है, एक सामाजिक व्यवस्था खड़ी है, तो समाज ही बड़े लेवल पर उनके साथ भी था। इसलिए उन्हें शेल्टर्स मिलते थे, इसलिए वो हाइडआउट्स मिलते थे, इसलिए उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन होता था, इसलिए इतना लंबे समय लगा। इसलिए सरकार ने एक तरफ तो जहां उन्हें पकड़ना शुरू किया, क्रैकडाउन, दूसरी तरफ सरकार ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाए, उन्हें खेती लायक ज़मीनें देनी शुरू की, उनको आगे बुलाया कि तुम्हें जल्दी रिहेबिलिटेट कर देंगे, थोड़ी सज़ा देने के बाद तुम्हें नौकरियाँ देंगे, तुम्हारे लिए हमने सुधार केंद्र खोले। तो किसी भी सोसाइटी के अंदर आप कई बारी सरप्राइज होते होंगे कि यार ये डाकू आदमी है, सरकार इसे ये प्रॉमिस क्यों कर रही है कि तुझे रिहैब करेंगे, तुझे जॉब देंगे। इन्हीं कारणों से वो डाकू हुआ भी है, पता करने की ज़रूरत है। तो फिर ये ज़रूरी है। तो नक्सलियों के साथ भी हमारा ये एटीट्यूड है कि जिन्होंने किसी भी तरह के स्टेट इंस्टीट्यूशंस या फिर स्टेट अपरेटसेस जैसे कि सीआरपीएफ और आर्मी डिफेंस में हत्याएं नहीं करी हैं, लोगों को मारा नहीं है, स्टिल वो हथियार उठाए हुए हैं, हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं, हम उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। तो उन्हें मेन स्ट्रीम में रीइंस्टेट करने के प्रयास गवर्नमेंट्स हमेशा करती रहती हैं और दूसरी तरफ सख्ती से भी पेश आती हैं। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस लॉलेसनेस, कि ये क्यों हो रही है, इसको पता लगाना ज़रूरी है। बढ़ती जनसंख्या इसके पीछे का एक कारण है। आई बात समझ में? उदाहरण के तौर पर लंबे समय तक 40 साल तक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में सारे रूलर्स, मिडल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया के सारे रूलर्स और अरेबियन पेनिनसुला के रूलर्स, यानी कि मेजॉरली दोज मुस्लिम कंट्रीज़, यानी कि मेजॉरली दैट अरेबियन कल्चर, नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वो मुस्लिम कंट्रीज़, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारी, इधर से वही कतर, बहरीन, ये सारी, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, और उधर वो सारी यानी कि लेबनान, जॉर्डन, ये सब कंट्रीज़ जितनी भी हैं, यहाँ का युवा लंबे वर्षों से दुनिया के एक्सपोजर में था नहीं। पर इन नेशंस में वेल्थ थी, पर वेल्थ किसके पास कंसंट्रेटेड थी? द रूलर ने वेल्थ सारी कंसंट्रेट कर ली, ऑटोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया, खुद गद्दी पर बैठा उतर नहीं रहा, अपने परिवार के लोग ही एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने परिवार के लोग ही पॉलिटिक्स में, और सारा बेनिफिट, चाहे वो तेल का रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं किसी तरह के, चाहे ट्रेडिंग रूट्स हैं, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस है, सब अपने कंट्रोल में। डे बाय डे सोसाइटी मार्जिनलाइज होती जा रही थी। वो रिसेंटमेंट को तब आउटबस्ट मिला जब लोगों को एक्सपोजर मिला दूसरी दुनिया का, कि माय गॉड, लोग कहाँ पहुँच गए, वो यूज़ कर रहे हैं एक से एक गैजेट्स, उनका लाइफस्टाइल बदल गया। तो 2011 में आपने अरब स्प्रिंग देखा, एक छोटी सी घटना कि एक सब्जी की रेड़े वाले को पुलिस वालों ने उठाया, थप्पड़ मारा, रातों रात उसने तख्ते पलटा दिए धरती के कई मुल्कों के। गद्दाफी ख़त्म कर दिया गया, सीरिया आज दिन तक आप देख रहे हैं जल रहा है, इजिप्ट की हालत ख़राब कर दी, तुनीशिया ख़त्म कर दिया गया, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जितने शासक थे एक के बाद एक डंडे गिरते चले गए। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत थी, और उसका कारण यही था कि जो आबादी है वो आबादी तक कोई सुविधा पहुंचाई नहीं गई। समय के साथ आबादियां बढ़ती चली गई, फैमिली साइजेस इंक्रीज़ होते चले गए, और जो थोड़ी बहुत ज़मीनें, जो थोड़े बहुत लाइफ स्टॉक रियरिंग वो करते थे, अब बढ़ी हुई जनसंख्या अपने परिवार की उससे सपोर्ट नहीं हो पा रही। जो पुरानी आर्टिजनल एक्टिविटीज़ के दम पर उनके प्रोडक्ट, उनके आर्टिफैक्ट दुनिया में बिकते थे, अब वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स के सामने कहीं कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, और जो पहले उन्हें कभी एक्सपोजर नहीं था आज है उनके बच्चों को, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। तो दैट इज़ द लॉलेसनेस। तो जब आप इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण लोगों की एस्पिरेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे इंसिडेंट्स क्रिएट होंगे, ठगियाँ बढ़ेंगी, स्कैम्स होंगे, करप्शन बढ़ेगा, चोरियाँ बढ़ेंगी, डकैतियाँ बढ़ेंगी, बैंडिट्री के एपिसोड्स बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बढ़ेंगे, और पंजाब में लंबे समय से चलता आ रहा बेरोज़गारी का दौर इसका प्रमाण है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण
बड़े पैमाने पर एक बेरोज़गारी का सिस्टम बना दिया इसने। और ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ही इस समय पूरे इंडिया में आपने जितने गैंगस्टर्स के नाम सुने यही सुन रहे हैं आप, जितने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है यही हो रहा है, जितने फेमस गैंगस्टर्स हैं आप नोटिस कर लेना यहीं पे घूम रहा है कल्चर। उसके उधर चले जाइए ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल, वहाँ बाहुबली कल्चर, वहाँ वो बाहुबली जो पॉलिटिशियंस को जितवाते हैं, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिस्टम। लंबे समय तक बिहार में ये जारी रहा, लंबे समय तक किडनैपिंग्स। अपहरण मूवी देखनी चाहिए आपको, क्या हुआ उस लड़के के साथ, दैट अजय देवगन वाज प्लेइंग द रोल, व्हाट हैपेंड टू दैट गाय, ही वाज अ जेन्युइन गाय, जेन्युइनली पुलिस में भर्ती होना चाहता है, मेरिट लिस्ट में नाम है, रिश्वत ना देने के कारण नाम नहीं आ पा रहा, किसी तरह से पैसा दिया, करप्शन लिस्ट ओपन हो गई, उसकी नौकरी फिर भी चली गई और वो गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह बना। और ये रियल स्टोरी है, इट्स द रियल स्टोरी ऑफ दैट एरिया। मुझे उसका रियल नाम याद नहीं आ रहा कैरेक्टर का, बट इट वॉज अ रियल स्टोरी। फिर जितनी किडनैपिंग, जितनी हत्याएं उसने करी तो किसी ने नहीं करी, ये रियलिटी है सोसाइटी की। तो लॉलेसनेस इस तरह से क्रिएट होता है, क्योंकि आपको भोजन चाहिए, आपको अपनी एस्पिरेशंस फुलफिल करनी है, सिस्टम दे दे तो अच्छा है, वरना आप अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं। ओके, तो देखिए इंडिविजुअल ग्रुप में आया, और उस ग्रुप में क्यों आया, क्योंकि अपनी लाइफ को क्या करना चाहता है, बेटर, और इसी के लिए उसने फर्दर और नियम कानून बनाए, तो स्टेट बना, द पॉलिटिकल सिस्टम। ये पॉलिटिकल सिस्टम को इसे बेटर करना है, इनको और अच्छा कुछ देना है, नहीं दे पा रहा अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम को बाईपास कर जाते हैं, अपना एक इंटरनल सिस्टम। तो इसलिए इसे वर्ल्ड, उसके अंदर एक अंडर वर्ल्ड, इसलिए इनके लिए ऐसे वर्ड यूज होते हैं, दैट अंडर। ओके, तो दे विल क्रिएट देयर ओन सिस्टम, देन उनका अपना तंत्र हो जाता है, उसको कई नामों से बुलाते हैं, भाईचारा कह देते हैं या कुछ कह देते हैं, और ये बड़ा गर्व करते हैं कि सालों लगे हैं अब ऐसा भाईचारा बनने में, अब इसे बिगड़ने नहीं देंगे। मतलब वो ये गर्व कर रहे हैं कि पैन स्टेट्स, पैन द कंट्रीज, वर्ल्ड लेवल, पैन द सेक्टर्स, हथियारों से लेके, पैसों से लेकर के, पॉलिटिशियन से लेके, गुंडों से लेकर, शरीफ लोगों से लेकर टेक्नोक्रेट तक भाईचारा खड़ा हुआ है, अब नहीं टूटने देंगे। मेहनत लगी है बहुत इसे खड़ा करने में, अब तो इसे अपना खून दे के भी सींचेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर फीलिंग कि एक वर्ल्ड, उसमें भी उन्होंने अपना वर्ल्ड बना लिया, कोई टच नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्यों होता है? क्योंकि सेटिस्फैक्शंस नहीं है। आई बात समझ में? लोगों का फेथ भी नहीं रहता ना सिस्टम पे, लोगों का भी फेथ नहीं रहता ना। देखिए, क्रिमिनल ने उन्हें कॉल किया, वो थ्रेटेंड है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, बट लॉ इज़ नॉट केपेबल टू डील विद देम। तो उनका फेथ स्टेट पे चला जाएगा, या उनका फेथ उस पर जो उन्हें प्रोटेक्शन दे, तो उनका फेथ उस तरफ चला जाएगा जो प्रोटेक्शन ऑफर करे। इसलिए फिर एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अभी तक आप कोई मनी नहीं पे कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, आपको बिलीव है कि पुलिस आपको प्रोटेक्ट करेगी, बट एक पॉइंट आता है जब आपको प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए यू हैव टू पे प्रोटेक्शन मनी। पुलिस एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी पुलिस कह रही है कि मत देना, आप उन्हें कह रहे हैं भाड़ में जाओ, अपने आप को बचाना है तो देनी पड़ेगी। दैट लॉलेसनेस। जड़ में जाना, जड़ में जाओगे तो पता लगेगा कि व्यवस्थाओं की कमी थी, सेवाओं की कमी थी, जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पा रही थी, और उनको कोई भी रिसोर्सेज ऑफर नहीं हो पा रहे थे। ये उसका नतीजा निकला। अनइक्वल एजुकेशन, मैं अभी समझा ही चुका हूँ, पॉवर्टी के अंदर ही ये सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि जब भी आप, चलिए अपने घर में बात कर लीजिए, आप एक संतान है परिवार की, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं सिर्फ आप ही की शिक्षा पे लगेंगे। सिचुएशन चेंज, 2 संतानें हैं, फिर भी एक लेवल तक दोनों को बराबर की शिक्षा दे दी जाएगी। 3 संतानें हैं, एक के लेवल पे नोटिस हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़, आपको स्कूल का फ़र्क मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज का फ़र्क दिख जाएगा किसी लेवल पे। चलो अब बड़ा फ़र्क देखना है, 4 संतानें हैं, अब ज़बरदस्त फ़र्क दिखेगा। 1-2 के लेवल पर भयंकर अंतर दिखेगा स्टडी का, एजुकेशन का, सब चीज़ों का। तो परिवार के लेवल पे जो हो रहा है, देश के लेवल पे भी वही हो रहा है। तो जब जनसंख्या इस स्तर पर बढ़ जाएगी, आप सभी को समान शिक्षा कैसे दे पाएंगे? समान शिक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा के अवसर। सबको थोड़ा डॉक्टर बनाना है, समान शिक्षा, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सारे डॉक्टर बनाने, नहीं, समान शिक्षा का अवसर। समान शिक्षा का अवसर, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप सबको अवसर मिल रहा है, आप तय करेंगे आगे क्या बनना है, पर ये अवसर तो समान देना होगा। पर ये अवसर भी समान तभी दिया जा सकता है जब उतने रिसोर्सेज हों। उतने रिसोर्सेज का मतलब लेने वाले कितने हैं ये ज़रूरी है ना। अब लेने वाले अनगिनत है तो उन्हें देने के लिए रिसोर्सेज तो अनगिनत नहीं है। तो इसलिए अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, इससे अनइक्वल स्किल्स होती हैं,
इससे अनइक्वल लेवल ऑफ वेल्थ एक्युमुलेशन होता है और इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। इसी से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है और इसी से गैप वाइड होता है रिच एंड पुअर के बीच में। रिच वर्चुअस साइकिल में चला जाता है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए कि इस सिटी में दो फैमिलीज रहती हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए के पास, दोनों के पास दो दो बच्चे हैं, हम ज़्यादा बच्चों की बात नहीं करेंगे, 2 चाइल्ड दोनों के पास है। अब दोनों के पास रिसोर्सेज का फ़र्क है। जो फैमिली ए है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर मंथली 10,000 खर्च सकती है, फैमिली बी मुश्किल से मंथली 1,000 खर्च सकती है। ये दोनों का फ़र्क है। जब ये 10,000 खर्चेंगे अपने बच्चों की शिक्षा पे, ये मैं समझाने जा रहा हूँ, ये ज़्यादा वाइड एक्सपोजर दे पाएंगे इन एजुकेशन का, ज़्यादा ट्रिप्स, ज़्यादा लेजर, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा बेहतर मेंटरिंग, सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडेंस, अच्छे स्कूल माने क्वालिटी वाइज, महंगे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे शिक्षक, अच्छे स्कूल, पुस्तकें, सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें दे पाएंगे और बर्डन फ्री लाइफ दे पाएंगे कि पढ़ो जब तक ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ रहेंगी और ऐसे में इन दोनों के सामने अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक सिंगल जॉब अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट इज़ द जॉब ऑफ IAS। आप मुझे बताइए, चांसेस, एक्सेप्शंस ऑलवेज होते हैं, पर जनरली चांसेस किसके हैं ज़्यादा इस जॉब को ग्रैब करने के? फैमिली ए के बच्चों के। उन्होंने ये ग्रैब किया, फर्दर उनके बच्चे आगे उसी अपॉर्चुनिटीज़ में हैं, फर्दर वो ग्रैब कर रहे हैं। तो फैमिलीज़ के लिए एक वर्चुअस साइकिल यहाँ से बिगन होता है और इन फैमिलीज़ के लिए एक विशियस साइकिल यहाँ से बिगिन होता है। इसी तरह से वर्चुअस और विशियस साइकिल गैप क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर। यही पेरिनियल इनइक्वालिटी का बेस बनता है। यही